स्टूडेंट्स, पिछले शीर्षक में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था जिसमें क्लाइव ने षड्यंत्र के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर तथा कलकत्ता के महत्वपूर्ण सेठ जगत सेठ अमीन चंद इनको अपने पक्ष में करके एक तरह से कूटनीति और षड्यंत्र के द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। वास्तव में यह एक युद्ध नहीं बल्कि एक षड्यंत्र था जिसके बारे में विद्वानों ने कहा भी है कि नवाब के सेनापति और अधिकारी तथा कलकत्ता के व्यापारियों ने नवाब को जो है रिश्वत लेकर अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। मैं कहना चाहूँगा एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का हमारे देश पर पड़ा है। जो रिश्वतखोरी अंग्रेजों ने प्रारंभ की, आज भी वह रिश्वतखोरी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलती है, जो कि देश को खोखला कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजों को उस समय जो भारतीयों द्वारा डाली टोकरी में भेंट स्वरूप कुछ देना या उनको पुरस्कार के रूप में कुछ धनराशि देना, कालांतर में किस तरह हमारे देश के अधिकारी वर्ग में एक कमीशन खोरी या रिश्वतखोरी का एक गहरा जो दंश आज तक हमें देखने को मिल रहा है, वह यहीं से आरंभ होता है। जो सिराजुद्दौला को षड्यंत्र से पराजित करके मीर जाफर जब नवाब बना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर ने किस तरह क्लाइव को पर्सनली या हम कह सकते हैं क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,34,000 पाउंड की जो निजी भेंट दी। ये निजी भेंट ही एक प्रकार से रिश्वत थी उस समय की, और बाद में ये रिश्वत आज कमीशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अंग्रेजों को 24 परगने की जागीर दी, 50 लाख सेना के लिए दिया, तो यहीं से जो है भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ना आरंभ हुआ। और बाद में जो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ जो विश्वासघात किया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा, क्योंकि मीर जाफर अंग्रेजों की जो धन की भूख थी उसको पूरा नहीं कर पाया। क्योंकि जब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी नहीं थी, बल्कि वह राजनीतिक कंपनी बन गई थी, सैनिक कंपनी बन गई थी और व्यापारिक तो थी। वो तो तीन भूमिकाएं ईस्ट इंडिया कंपनी की अब महत्वपूर्ण हो गई थी: राजनीतिक भूमिका, सैनिक भूमिका और व्यापारिक भूमिका। और तीनों भूमिकाओं को निभाने के लिए कंपनी को जो सैनिक उत्तरदायित्व, जो सेना को बरकरार रखना था, सेना का जो महत्व बरकरार रखना था, उसको बढ़ाना था, उसके लिए धन की आवश्यकता थी। मीर जाफर ने कंपनी को वचन दिया था कि वह 1 लाख रुपया मासिक कंपनी को देगा। परंतु जब मीर जाफर ने सारे प्रयास किए, कई हिस्से और भी अंग्रेजों को दे दिए, तो इसका परिणाम यह हो कि 2 वर्षों के भीतर मीर जाफर पर जो है 25 लाख रुपया कंपनी का बकाया हो गया। 1760 ईस्वी तक कंपनी का जो है मीर जाफर पर 25 लाख रुपया बकाया हो गया। अब कंपनी ने और प्रदेशों की मांग की जिससे कंपनी को और आय हो। उन्होंने इसके बदले में और जिलों की मांग की जिससे कि कंपनी की आय बढ़े। उन्होंने पहले तो वर्धमान का जिला, तो नादिया का जिला भी उन्हें कंपनी को दिया मीर जाफर ने, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। और इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः अंग्रेजों को लगने लगा कि मीर जाफर उनकी धन की मांग पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर को खड़ा किया था, उसी तरह उन्होंने मीर जाफर के विरुद्ध उसके जमाता, उसके दामाद मीर कासिम को खड़ा कर दिया। मीर कासिम ने भी अपने को मीर जाफर के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी धन की मांग पूरी कर सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि सितंबर 1760 में मीर जाफर और
मीर जाफर नहीं, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई सितंबर 1760 में। और इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि अंग्रेज मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाएंगे और बदले में मीर कासिम अंग्रेजों को क्या करेगा कि पहली शर्त थी कि मीर कासिम कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले देगा। दूसरी शर्त थी कि मीर कासिम जो सिलहट में चूने का व्यापार होता था उस व्यापार में आधा हिस्सा कंपनी को देगा। तीसरी शर्त थी कि मीर कासिम कंपनी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में जो सैनिक अभियान कर रही थी उन अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। अगली शर्त थी मीर कासिम कंपनी के मित्र तथा शत्रुओं को अपना मित्र तथा शत्रु मानेगा। और पांचवी शर्त थी कि दोनों एक दूसरे के आसामियों को अपने अपने प्रदेशों में बसने देंगे, अर्थात कि नवाब के यहाँ अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काश्तकार हैं, आसामी हैं, व्यापारी हैं, वो बस सकेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ नवाब के काश्तकार या आसामी बस सकेंगे। छठी और महत्वपूर्ण शर्त थी कि कंपनी नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी, जिस शर्त की कंपनी ने हमेशा अवहेलना की। कंपनी ने बार बार नवाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, परंतु यहाँ हम जिन 6 शर्तों की बात करते हैं तो इन 6 शर्तों के अनुसार अब जो है कंपनी ने जो है मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जैसे ही संधि पर हस्ताक्षर हुए, वेनस्टार्ट तथा केलार्ड इस संधि पत्र को लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे और जब मीर जाफर ने देखा कि अंग्रेजों ने महल को घेर लिया है तो मीर जाफर समझ गया कि अब उसके दिन पूरे हो गए हैं और उसने महल को छोड़ दिया और मीर कासिम को नवाब स्वीकार कर लिया। मीर जाफर को 15,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई और इस तरह जिस प्रकार मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, ठीक उसी प्रकार उसके साथ भी विश्वासघात हुआ और उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बन गया। अब जो मैं कह रहा था रिश्वतखोरी या जो भेंट जिसे हम कहते हैं उस समय, अब कैसे वो आगे बढ़ी। मीर कासिम ने नवाब बनते ही कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत किया, निजी भेंट दी। वेनस्टार्ट को 5 लाख रुपए, हॉलवेल को 2,70,000 रुपये, कर्नल किलार्ड को 2 लाख रुपए और इसी प्रकार कई अन्य व्यक्तियों को 7 लाख रुपए भेंट के रूप में दिया गया, जो कि आप समझ सकते हैं पूर्णतया एक रिश्वत थी। और इस प्रकार कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने कंपनी की कहा कि वो कंपनी की दशा सुधारना चाहते हैं, परंतु कंपनी की दशा सुधारने के साथ साथ मानी कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी स्थिति को भी सुधारा और लगभग 17 लाख रुपया इन्होंने प्राप्त किया भेंट के रूप में, या हम कह सकते हैं रिश्वत के रूप में। अब थोड़ा चर्चा करेंगे कि किस तरह जो हम कहना चाह रहे थे कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, बक्सर का युद्ध किस प्रकार हुआ या उसके कारण क्या, उसके पीछे क्या कारण रहे। मीर कासिम को हमने देख लिया कि मीर कासिम किस तरह नवाब बना, ये हम समझ गए। हमने अभी तक चर्चा की कि किस प्रकार मीर कासिम मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब बना। अब थोड़ा इस बात पे चर्चा करेंगे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके पीछे कारण क्या थे। अब हम थोड़ा मीर कासिम के व्यक्तिगत जीवन पर और उसकी योग्यता पर चर्चा करना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो जो सिराजुद्दौला, मीर जाफर जो नवाब हुए बंगाल के, इन दो में सबसे योग्य था मीर कासिम। विद्वानों ने अलीवर्दी खां के बाद जो नवाब हुए उनमें सबसे योग्य मीर कासिम को माना है, क्योंकि मीर कासिम एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था। वह जानता था कि अंग्रेज उसके लिए खतरा है और किसी न किसी तरह अंग्रेज लगातार उसके शासन में हस्तक्षेप करते रहेंगे, क्योंकि यद्यपि संधि में यह शर्त थी कि अंग्रेज जो हैं नवाब के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे,
परंतु मीर कासिम इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अंग्रेज जो है प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे, अपना प्रभाव जमाएंगे। इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि वो अंग्रेजों के षड्यंत्रों से दूर रहना चाहता था और स्वतंत्रतापूर्वक शासन करना चाहता था। मीर कासिम जानता था कि अंग्रेजों का महत्व उनकी सेना के कारण है, जो सेना का आधुनिक प्रशिक्षण है, जो आधुनिक सेना का जो गठन यूरोपीय पद्धति पर किया जाता है। मीर कासिम ने भी अपनी सेना का संगठन यूरोपीय पद्धति पर करने का प्रयास किया। उसने मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों को बनाने का कारखाना लगाया और साथ ही साथ वह जो मुगल बादशाह था अली गौहर उस समय, उससे भी बचना चाहता था और ये चाहता था कि वह मुगल बादशाह से भी बचा रहे, अंग्रेजों के षड्यंत्र से भी बचा रहे। इसलिए उसने इस तरह की अपनी नीति अपनाई कि दोनों से उसने बराबर दूरी रखने का प्रयास किया। वह अपने प्रशासन को भी सुधारना चाहता था। देखो, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी नवाब जो है योग्यतापूर्वक शासन करे, क्योंकि अगर नवाब योग्यतापूर्वक शासन करता तो अंग्रेजों को अपना प्रभाव दिखाने का मौका नहीं मिलता, हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलता, जनता में यह बदनाम करने का मौका नहीं मिलता कि नवाब का प्रशासन अच्छा नहीं है, इसलिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो अपने प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए उसने जो बिहार का उप सूबेदार था राम नारायण, जो कि बार बार नवाब के आदेश की अवहेलना करता था, प्रशासन में मनमानी करता था, तो मीर कासिम ने राम नारायण को पहले तो पदच्युत किया और बाद में उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह नवाब के प्रति निष्ठावान नहीं था। और पिछली बार भी मीर जाफर के समय भी मीर नारायण जो था, उसकी जो प्रशासनिक कमियां थी, वो जो प्रशासनिक रूप से अक्षम था और अंग्रेजों के समर्थन से अपने पद पर बना रहना चाहता था। तो मीर जाफर के समय भी अंग्रेजों के कारण राम नारायण बच गया था, परंतु मीर कासिम ने उसे नहीं छोड़ा और उसको हटा करके उसकी हत्या करवा दी। अब अंग्रेजों का एक जो भेदिया था, जो खुफिया हम कह सकते हैं, जो कि एक उनका बिचौलिया था राम नारायण, वो हट गया शासन से, जो कि नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों को सूचनाएं पहुंचाता था। इससे भी अंग्रेज नाराज हुए। दूसरे में नवाब ने जो अपना प्रशासन बेहतर बनाया, मीर कासिम ने कई आर्थिक सुधार किए। जिन अधिकारियों ने धन का गबन किया उनको उसने हटाया, कई पर बड़े बड़े जुर्माने किए और पुराने करों पर उसने 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया। उसने जो कि अधिकारियों द्वारा उस समय प्रमुख कर था खिजरी जमा, अधिकारी उसको वसूल करते थे और अपनी जेब में रख लेते थे, तो मीर कासिम ने उसे वसूल किया। और इस तरह उसने कई मायनों में हम कह सकते हैं कि उसने बंगाल के प्रशासन को बेहतर बनाया। परंतु जहां मीर कासिम का प्रशासन अच्छा था, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मीर कासिम योग्यतापूर्वक शासन करे। अंग्रेज तो ये चाहते थे कि मीर कासिम के प्रशासन में कमियां रहें, जनता उससे नाराज रहे और ताकि उनको मौका मिले धन ऐंठने का और समय पर उसको हटाने का। क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जो हस्तक्षेप करने की नीति थी, उसमें मीर कासिम फिट नहीं बैठता था। अंग्रेज तो ये चाहते थे कि बंगाल का नवाब ऐसा हो जो बार बार रक्षा के लिए, आंतरिक विद्रोहों के लिए बार बार अंग्रेजों के आगे गिड़गिड़ाए, उनसे सहायता मांगे और फिर अंग्रेज सहायता के बहाने और धन और प्रदेश लें। परंतु मीर कासिम ने ऐसा नहीं किया। उसने जो संधि की शर्तें थी अंग्रेजों के साथ, उसका पूर्णतया पालन किया और योग्यतापूर्वक अपना शासन किया। इससे जो अंग्रेजों की मनमानी थी वो खत्म होने लग गई और अंग्रेजों को लगने लगा कि बंगाल का शासन अगर इतने अच्छे ढंग से चलता रहेगा तो अंग्रेजों को बंगाल में हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस कारण अंग्रेज मीर कासिम से नाराज होने लगे। अब धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि क्योंकि अंग्रेज अपने को बंगाल का स्वामी समझते थे, अपने को वास्तविक शासक समझते थे, इसलिए वो कई बार ऐसे मनमाने काम बंगाल में कर देते थे कि नवाब को अपना शासन चलाने में दिक्कत होने लगी। नवाब ने जब ये शिकायत अंग्रेज गवर्नर के पास की कि आपके जो कारिंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, वह नवाब मेरे प्रशासन को नहीं मानते हैं,
कहीं पर भी अदालत लगा देते हैं, मेरे कर्मचारियों को दंड देते हैं। तो अंग्रेजों के पास जब ये शिकायत मीर कासिम ने की तो अंग्रेज को लगने लगा कि उनका पक्ष वास्तव में कमजोर है, नैतिक रूप से अंग्रेज गलत थे। परंतु उनको लगने लगा कि अगर इसी तरह नवाब अच्छा शासन करने लगेगा तो ये अंग्रेजों को अपना प्रभाव बढ़ाने में बाधक होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि अंग्रेज उस समय बंगाल में एक प्रकार से खुली लूट जैसे मचाते थे, क्योंकि जैसे पूर्व में मैंने बताया था कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने की छूट थी। उनसे कई चुंगी व्यापार में नहीं ली जाती थी। और सबसे बड़ी बात थी उस समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न था दस्तक का। दस्तक वास्तव में एक ऐसी अनुमति थी अंग्रेजों को कि जिसके द्वारा अंग्रेज बंगाल में बिना कोई कर दिए एक प्रकार से स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। दस्तक के अनुसार दस्तक एक कर की छूट होती थी जिसकी सहायता से कंपनी के अधिकारी अपना निजी व्यापार करते थे तथा नवाब को कर नहीं देते थे। तो इस तरह कंपनी के अधिकारी कंपनी तो नवाब को कर नहीं देती थी व्यापार में, साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी भी जो अपना निजी व्यापार करते थे वह दस्तक प्रमाण पत्र के द्वारा वे भी कर से मुक्त हो जाते थे। आप समझ सकते हैं कि दस्तक एक ऐसा प्रमाण पत्र था कि अंग्रेज व्यापारियों के पास और अंग्रेज जो अधिकारी कर्मचारी अपना निजी व्यापार करते थे उनको जो है अंग्रेज गवर्नर द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता था जिसे हम दस्तक के रूप में जानते हैं। क्योंकि अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी अपना निजी व्यापार करते थे और दस्तक के द्वारा उनको निजी व्यापार पर भी कर से छूट थी। ये दस्तक का एक महत्वपूर्ण लाभ था। यहां तक तो ठीक था, परंतु अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो अपने निजी व्यापार के लिए अंग्रेज दस्तक प्रमाण पत्र अंग्रेज गवर्नर से प्राप्त करते थे, उस दस्तक प्रमाण पत्र को उन्होंने अब भारतीय व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जिसके पास भी दस्तक प्रमाण पत्र होता वह कर देने से बच जाता। और नवाब को इसका नुकसान ये हुआ कि अब भारतीय व्यापारियों ने भी अंग्रेजों से दस्तक प्रमाण पत्र खरीद करके वो भी कर से बच गए। और इस तरह दस्तक के कारण नवाब को नवाब को दोहरी हानि होने लगी कि अंग्रेज तो कर देते नहीं थे अपने दस्तक के द्वारा, अब अंग्रेजों ने उस दस्तक प्रमाण पत्र को भारतीयों को बेचकर एक तो धन कमाना शुरू किया, दूसरे में नवाब का नुकसान हुआ कि अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेजों से खरीद कर दस्तक रखने लगे, अब वे भी करने देने लगे। तो मीर कासिम के सामने एक अजीब स्थिति पैदा हो गई कि दस्तक के कारण उसका जो व्यापारिक कर था वह उसका नुकसान तो हो ही रहा था, साथ ही साथ अब भारतीय व्यापारी भी व्यापार से तमाम प्रकार के करों से बच रहे थे। तो अब दस्तक की समस्या के लिए पहले तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से कहा, अंग्रेज गवर्नर से कहा, उसने कई बार शिकायत की कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का निरादर करते हैं, उन्हें सार्वजनिक यात्रा देते हैं, प्रत्येक ग्राम परगन्ने तथा व्यापार केंद्रों में वे नमक, सुपारी, घी, चावल, घास, बांस, मछली, बोरियां, तमाम प्रकार के जो सामान थे उनका क्रय विक्रय करते हैं और किसानों तथा व्यापारियों से लगभग चौथाई मूल्य पर माल लेते हैं और 5 रुपए से भी किसी व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं। अर्थात जबरदस्ती वे व्यापारियों से, किसानों से 1/4 माना 1 रुपया किसी का मूल्य है तो उसको 25 पैसे में खरीदते हैं और फिर उन पर मनमाना जुर्माना करते हैं। 5 रुपए के लिए भी किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लेते हैं। जो 100 रुपया कर देता है उस व्यक्ति को 5 रुपए के लिए बंदी बना देते हैं अंग्रेज। ये शिकायत थी मीर कासिम की। साथ ही साथ उसने कहा कि वे मेरे अधिकारियों को उनके अधिकार से भी वंचित कर रहे हैं और इस प्रकार मुझे 25 लाख रुपए वार्षिक की हानि हो रही है। ये शिकायत मीर कासिम ने अंग्रेज गवर्नर से की। अब जब ये शिकायत अंग्रेज गवर्नर के पास पहुंची तो अंग्रेज गवर्नर ने अपनी बैठक में विचार विमर्श हुआ तो अंग्रेजों को ये नैतिक दृष्टि से ये स्पष्ट हो गया कि नवाब कहीं भी गलत नहीं था, नवाब का कार्य उचित था, वो अपनी संधि की शर्तों का पालन कर रहा था। परंतु
जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल, वे चाहती थी कि किसी तरह से जो है नवाब को हटाया जाए, क्योंकि उन्हें मनमानी करने की छूट नहीं मिल पा रही थी। परंतु नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो नवाब बिल्कुल भी गलत नहीं था, परंतु अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी ये चाहते थे कि किसी भी तरह मीर कासिम को हटाया जाए। अब प्रश्न यह उठा कि मीर कासिम को हटाएं कैसे। अब जब जैसे मैंने आपके सामने बात रखी दस्तक के दुरुपयोग की, कि किस तरह दस्तक प्रमाण पत्र का अंग्रेज दुरुपयोग करते थे, उसको बेचते थे भारतीय व्यापारियों को भी, और इस तरह भारतीय व्यापारी भी कर देने से बच जाते थे। तो इस दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने भारतीय व्यापारियों को भी व्यापारिक कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब अंग्रेज भी कोई कर नहीं देते थे तो भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त हो गए। अब मीर कासिम ने जो भारतीय व्यापारियों से कर हटाया, तो अब अंग्रेजों को इससे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि वे दस्तक प्रमाण पत्र के द्वारा ही अपनी विशिष्ट स्थिति रखते थे, साथ ही साथ दस्तक को बेचकर भी धन कमाते थे। अब न तो वो दस्तक रखने का औचित्य था, क्योंकि अब भारतीय व्यापारी भी कर मुक्त हो गए थे। तो अब व्यापारिक कर जो है अंग्रेज तो देते नहीं थे, तो भारतीय व्यापारी भी से भी वो हट गया। अब इससे अंग्रेज को एक नुकसान ये हुआ कि अंग्रेजों की जो विशिष्ट स्थिति थी, प्रिविलेज जो थे, उससे मुक्त हो गए। दूसरा, जो भारतीय व्यापारी को वो दस्तक प्रमाण पत्र बेचकर अतिरिक्त धन कमाते थे, अब वो धन कमाने का मौका हट गया। तो इससे वे बड़े नाराज हुए और उनको लगा कि नवाब ने जो है अपनी प्रजा पर असीम अनुग्रह कर लिया है। तो इससे अंग्रेजों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए था, परंतु अंग्रेजों के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि इससे वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। और अब उनको लगने लगा कि मीर कासिम उनके लिए उचित नहीं है, और इस तरह दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। और कालांतर में इन्हीं सब कारणों से अब उन्हें लगने लगा कि मीर कासिम उनके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो जैसा वे चाहते हैं वैसा नहीं कर रहा है, उन्हें मनमानी करने नहीं दे रहा है, उसका प्रशासन अच्छा है। और इस तरह अंग्रेजों को लगने लगा कि यदि मीर कासिम ही नवाब रहा तो वे बंगाल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कालांतर में इन सब कारणों से मतभेद इतने बढ़ गए कि बक्सर का युद्ध हुआ। इस शीर्षक पे हम अगले उसमें चर्चा करेंगे।